सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं यूजीसी नेट जीआरएफ में, प्लस आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। उसके अलावा जब आप पीएसआर करते हो तो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो एट द एंड क्या बनना चाहते हो? आप एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो। तो ब्यूरोक्रेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर जाने जाते हैं मैक्स वेबर, और इनसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो इनकी अगर आप आइडियोलॉजी समझ चाहते हो तो एज अ कॉमन सिटीज़न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना, प्लस एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना इम्पॉर्टेंट है। कितनी बार इनसे क्वेश्चन आते हैं पर हम टैकल नहीं कर पाते उन क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने इनको कभी भी डिटेल में पढ़ा ही नहीं है। हमने बस इतना पढ़ा कि इनकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, सोशल एक्शन है। पर आज के लेक्चर में हम हर चीज़ कवर करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सो बने रहना लास्ट तक, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको पीवाईक्यूज़ भी कराऊंगी, प्लस आपसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएगी, इनकी बुक्स याद हो जाएगी। मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको ट्रिक से याद कराने की कोशिश करूँगी। ये आपको थंबनेल दिख रहा होगा, ये मैक्स वेबर है, प्लस मैंने वहाँ पे एक वेब बनाया हुआ है स्पाइडर का। तो वेबर से वेब की हम स्टोरी कहीं ना कहीं इसको रिलेट करेंगे। सो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। कैमरा मैं ऑफ़ कर रही हूँ ताकि जो स्लाइड्स हैं वो आपको अच्छे से दिख सकें। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर और चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें ये मैंने आपको एक इंडेक्स दे दिया है कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम सोशल एक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे मैक्स वेबर की, उसके अलावा उनके आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटीज़ पढ़ेंगे और आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। देन उनकी जो फेमस बुक है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वो पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं आपको बुक्स जो हैं याद करा दूंगी, सारे इंपॉर्टेंट बुक्स ट्रिक्स के थ्रू या फिर एक कहानी के थ्रू, जो कि हमेशा यूजीसी नेट और पीएचडी में जब फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट होती है। अब आपको हो सकता है कि आपने चारों में से कुछ टॉपिक्स आपको आते हों, तो यही ही इसका ऑर्डर रहेगा पढ़ाने का, पहले सोशल एक्शन फिर ये। तो आप अपनी वीडियो को आगे करके जो भी आपको टॉपिक समझना है उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है, पहले हम सोशल एक्शन को समझने से पहले एक इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं मैक्स वेबर का। तो इमाइल दुर्खेम के बाद, इमाइल दुर्खेम की एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ अपने चैनल learningmantra.pb पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरा वो चैनल भी मैं चलाती हूँ, तो आप वहाँ पे ये इनका देख सकते हो। तो इनको फाउंडिंग फादर बोला जाता है सोशोलॉजी का। एंड ये भी जो है मैक्स वेबर भी जो है आफ्टर इमाइल दुर्खेम वन ऑफ द फाउंडिंग फादर बोले जाते हैं सोशोलॉजी के लिए। एंड इमाइल दुर्खेम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैक्स वेबर, क्योंकि इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, सो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, प्लस इस चैनल पे तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। तो इंटरप्रिटेटिव थ्योरी, इंटरप्रिटेटिव थ्योरी इन्होंने यूज़ किया था मैक्स वेबर ने अपने, जब वो कॉन्सेप्ट्स देते हैं, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैक्स वेबर ने अभी तक दिए हैं उसमें उन्होंने इंटरप्रिटेटिव थ्योरी के थ्रू बताया है कि हर चीज़ को समझने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया, इंटरप्रिटेशन हर बंदे का अलग होता है। तो उन्होंने क्या किया है, अब हम मैक्स वेबर को कंपेयर करते हैं इमाइल दुर्खेम से, वो कैसे अलग थे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो इमाइल दुर्खेम हैं वो फोकस करते हैं सोसाइटी पे, सोशल फैक्ट्स पे, कि जो भी सोशल फैक्ट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। सर हर तरीके का इंडिविजुअल के जितने भी आइडियाज़ होते हैं, उनके जितने भी ओपिनियन होते हैं, या जो भी वो कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो डिसीजन उनका सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो मैक्स वेबर हैं वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल को वो लेकर आते हैं सोशोलॉजी में दोबारा से, कि तुमने इंडिविजुअल को तो पूरी तरीके से नकार दिया, तुमने सारी चीज़ें घुमा फिरा के सोसाइटी पे लगा दी, कि जो भी है सोसाइटी है, सोशल फैक्ट्स भी जो है सोसाइटी से आते हैं। अगर आपको इसको डीप में समझना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। सो देन वो क्या करते हैं, इमाइल दुर्खेम के रिस्पॉन्स में वो बोलते हैं ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल भी इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल सोसाइटी का पार्ट है, पर उसको हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है, उसके मीनिंग्स हर चीज़ के लिए अलग अलग होते हैं। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, इसका क्या मतलब है। पहले हम इनका सिर्फ पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो इनको ब्रिज बोला जाता है पॉजिटिविस्ट और एंटी पॉजिटिविस्ट का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मैक्स वेबर है वो पॉजिटिविस्ट है या नॉन, या फिर पोस्ट पॉजिटिविस्ट है या फिर एंटी पॉजिटिविस्ट है, तो ऐसे इनमें से तीनों में से इसका आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक, ये पॉजिटिविस्ट भी थे और एंटी पॉजिटिविस्ट भी थे। अब वो कैसे,
सो एज अ पॉजिटिविस्ट अगर हम देखें तो जो मैक्स वेबर थे वो साइंस में बहुत बिलीव करते थे, ठीक है। वो बोलते थे कि साइंस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और उसको अप्लाई भी करना चाहिए हमें, अप्लाई, ठीक है, साइंस इम्पॉर्टेंट है हमें, साइंस को हमें अप्लाई करना ज़रूरी है सोसाइटी में। लेकिन वो बोलते थे एज ए एंटी पॉजिटिविस्ट, वो ये बोलते थे कि साइंस इम्पॉर्टेंट है माना, पर इंडिविजुअल भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीज़ आप साइंस के थ्रू नहीं देख सकते, क्योंकि साइंस भी जो है कभी गलत साबित हो सकती है। जैसे कि आज के टाइम, पहले साइंस बोलती है कि ग्रेविटेशन नहीं है, फिर बाद में थ्योरी निकालते हैं कि ग्रेविटेशन है, फिर साइंस के थ्रू एक ऑप्शन आता है कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, फिर साइंस ही बाद में नकार देती है और वो बोलती है अर्थ फ्लैट नहीं है, क्या है, स्फेरिकल है। या फिर जो पहले वो बोलते थे कि स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, फिर साइंस ने अपनी थ्योरी को निकाला और बोला कि न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उससे भी छोटी छोटी यूनिट हमारे इसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्या है कि जब साइंस जब खुद ही अपने आप को नकार रही है तो साइंस हमेशा कैसे सही हो सकती है। तो एज अ वो इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन पे भी डिपेंड करता है। एज अ एंटी पॉजिटिविस्ट वो कहते हैं कि जैसे जैसे इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन बदलती है, उसका देखने का नज़रिया बदलता है, तो वो अपनी थ्योरी चेंज करता है। तो साइंस भी जो है 100% ट्रू कभी नहीं होती। तो वो पॉजिटिविस्ट भी है और एंटी पॉजिटिविस्ट भी है, प्लस ये एक तरीके से गैप बना रहे हैं इन दोनों के बीच का, ठीक है, एक ब्रिज बनाते हैं। ही यूज पॉजिटिविस्ट, अगर इनसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, जो कि मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं पी स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम में, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले पेपर 1 में, तो उस पर बोलते हैं कि ऑप्शन आए तो आपको बोलना है कि वो पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी का यूज़ करते थे। जो इमाइल दरखाइन थे वो पॉजिटिव मेथोडोलॉजी का यूज़ करते थे, क्योंकि वो साइंटिफिक चीज़ों में भी मानते हैं। पर उनका जो सब्जेक्ट मैटर है सोशोलॉजी का, कि उन्होंने सोशोलॉजी को जो देखा, किस नज़रिए से देखा, तो उन्होंने आइडियलिज्म पे फोकस किया। तो हिज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी, जो मैक्स वेबर ने अपनी सोशोलॉजी की थ्योरी लिखी, वो किससे इंस्पायर होकर लिखी थी, वो आइडियलिज्म से इंस्पायर होकर लिखी थी, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उन्होंने आइडियलिज्म से इंस्पायर होकर ये चीज़ लिखी थी। अब पॉजिटिव मेथोडोलॉजी में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पॉजिटिव मेथोडोलॉजी इसलिए अडॉप्ट की उन्होंने क्योंकि ये 19th सेंचुरी के थिंकर है। एंड जो 19th सेंचुरी जो था, आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, किससे, साइंस से। उस टाइम पे इनलाइटनमेंट वगैरह चल रहा था, हर कोई साइंटिफिक मेथड्स यूज़ कर रहे थे अपनी थ्योरी में। तो जब हर जगह साइंटिफिक मेथड्स की बात हो रही है, तो वो उससे कैसे वंचित रह जाते। उस टाइम पे यूरोप में सब साइंटिफिक मेथड्स और साइंस और ये सब भी पीक पे था। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो मेथोडोलॉजी रखी वो थी पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी, इसलिए इनको हम पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं। पर उन्होंने आइडियलिज्म को भी एक अपना व्यू पॉइंट लेकर चला और आइडियलिज्म से भी अपनी थ्योरी को क्रैक किया, तो इसलिए हम उनको एंटी पॉजिटिविस्ट के उसमें भी डालते हैं और दोनों ही एक तरीके से मानते हैं। तो आपको पता है पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी जो है क्या है, ऑब्जर्वेशन में मानती है, ऑब्जेक्टिविटी में मानती है, टेस्टेबिलिटी में मानती है कि टेस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। सब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि आइडियलिज्म से उन्होंने कैसे इंस्पायर होके लिया। तो जो वेबर का आइडियलिज्म था वो कांतियन एपिस्टेमोलॉजी से इंस्पायर्ड था, ठीक है। कांत आपको पता है, इमैनुअल कांत, आपने उनका ये परपेचुअल पीस करके एक बुक सुनी होगी, या परपेचुअल पीस का आइडिया इनका सुना होगा। तो इमैनुअल कांत से वो इंस्पायर थे, उसकी एपिस्टेमोलॉजी। अब कांतियन व्यू क्या है, जो है वो है आइडियल ट्रेडिशनल व्यू, ठीक है, आइडियल ट्रेडिशंस के उसमें माने जाते हैं कॉन्टेक्स्ट में। और एपिस्टेमोलॉजी यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ नॉलेज, आपको पता है, या फिर जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग थिंग्स या स्टडी ऑफ नॉलेज इज एपिस्टेमोलॉजी। तो उन्होंने कांतियन एपिस्टेमोलॉजी से ये चीज़ ली थी। और कांत के जो कांत थे वो मानते थे कि जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, मतलब हर इंडिविजुअल में, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हर इंडिविजुअल में अपना एक कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, उसको देखने का नज़रिया होता है, और उसको हम एज अ मैटर ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। हर इंडिविजुअल का अपना कॉन्साइंस है, कॉन्शियसनेस है, एंड वी कांट ट्रीट इट एज अ मैटर। तो ये इमैनुअल कांत ने अपनी थ्योरी में बोला था, और इसी से इंस्पायर होकर वेबर ने बोला कि एक्टर्स हैव इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड वॉलेंट्री विल। तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक इच्छा होती है, वॉलेंट्री विल होती है, और एक अपना कंसाइंस या कॉन्शियसनेस होती है जो वो डेवलप करता है विद टाइम। तो इसलिए जो सोशोलॉजी है, सिर्फ हम सोशोलॉजी के थ्रू ही, ओनली सोशोलॉजी कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगर हमें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस समझना है, वॉलेंट्री विल समझना है, या इंटरप्रिटेशन समझना है, तो सिर्फ हम सोशोलॉजी का इस्तेमाल करके ही इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। सोसाइटी के कंटेक्स्ट में ही हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि एक्टर्स, इन ऐसे एक्टर्स के
इम्पॉर्टेंट देना, मतलब ऐसे एक्टर्स को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए फॉर हिम अगर बोलूँ तो मैक्स वेबर के लिए जो साइंस है वो एक वोकेशन की तरह है। वोकेशन मतलब क्या कि आपकी जिसमें एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज होती है, जिसमें आप फुली ट्रेंड होते हो एक तरीके से। कि जैसे एक इंजीनियर है तो वो बहुत, मतलब उसको इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ पता होगा। मेडिकल है तो डॉक्टर है तो डॉक्टर को उस अपने फील्ड में, एक पर्टिकुलर फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड होगा। जैसे कि वो फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइज होगा, या फिर हड्डियों का डॉक्टर होगा, या कुछ भी ऑर्थो होगा जैसे हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है वोकेशन। तो साइंस वाज वोकेशन, ठीक है। तो साइंस को वो ऐसा बोलते हैं कि साइंस एक वोकेशन की तरह है, कि वो आप जो है उसमें एक एक्सपर्टीज होती है हर बंदे की, एंड साइंटिफिक मेथड जो है वो उसका कोर है। तो उस एक्सपर्टीज का जो है, जो साइंस एक वोकेशन है, एंड उसका जो कोर है वो साइंटिफिक मेथड्स है। तभी अगर वो साइंटिफिक मेथड नहीं होंगे तो साइंस जो है कभी भी अपने आप में एक एक्सपर्ट या ट्रेंड नॉलेज नहीं बन सकती। ये कहने का मतलब था उनका। प्लस उन्होंने रिजेक्टेड द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड प्रपोज इट्स ओन साइंटिफिक मेथड। तो उन्होंने नेचुरल साइंसेज के जो मेथड्स थे उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। तभी में हम इसको बोलते हैं कि ये पूरी तरीके से पॉजिटिविस्ट भी नहीं थे और पूरी तरीके से एंटी पॉजिटिविस्ट भी नहीं थे। वो साइंटिफिक मेथड में मानते भी हैं पर वो नेचुरल साइंसेज के मेथड को रिजेक्ट भी करते हैं। कि जो नेचुरल साइंसेज है तो वो खुद ही अपने आप को बार बार रिजेक्ट करती रहती है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में एग्जाम्पल्स भी दिए, अर्थ वाला या एटम्स वाला, एंड प्रपोज इट्स ओन साइंटिफिक मेथड्स। और इसलिए मैक्स वेबर ने अपने खुद के कुछ साइंटिफिक मेथड निकाले। तो कौन कौन से साइंटिफिक मेथड थे? तो 3 तरीके के उन्होंने खुद के साइंटिफिक मेथड्स बताए कि ऐसा होना चाहिए सोशियोलॉजी में, ये 3 साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए। तो एक आइडियल टाइप्स। अब आइडियल यहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी को अपना आइडियल मानते हो। आइडियल का मतलब यहाँ पे आइडियाज से है। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, मैं जितनी भी आगे स्लाइड में आइडियल वर्ड आएगा, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी, आइडियल ये आइडियल वो, तो वहाँ पे सब का मतलब यहाँ पे आइडियाज से है, ना कि किसी इंस्पिरेशन से या आइडियल पर्सन से, ठीक है। तो उनकी जो आइडियल टाइप की थ्योरी थी वो किसी एक आइडियाज से जनरेट हुई है। आइडियाज किसके? इंडिविजुअल के आइडियाज। इंडिविजुअल के कौन से आइडियाज? जो अलग अलग इंडिविजुअल ने अलग अलग कंटेक्स्ट में अपनी तरीके से इंटरप्रेट किए हैं। तो आइडियल टाइप्स के उन्होंने बताया। तो आइडियल टाइप्स के में उन्होंने अथॉरिटी का आइडियल टाइप बताया, देन उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप बताया, कैपिटलिज्म सोशलिज्म का आइडियल टाइप बताया, सो ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाला बताया। तो ये उनके थे आइडियल टाइप्स, ठीक है। तो ये उन्होंने 3 साइंटिफिक मेथड यूज किए थे अपनी स्टडी में, आइडियल टाइप का। फिर कॉजल प्लूरलिज्म, अभी हम इसको सोशल एक्शन थ्योरी में इन्होंने यूज किया कि हर चीज का जो है मतलब बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी भी दी थी। प्लूरलिज्म क्या? बहुत सारा, ठीक है। जब भी आप एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को स्टडी कर रहे हो तो उस जो सिचुएशन या जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है उस इंसिडेंट के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे जब आप 1857 का रिवॉल्ट पढ़ते हो तो उसमें आपने बहुत सारे पढ़े होंगे डायमेंशन, कि इसका एक इमीडिएट कॉज भी था, इसका एक कल्चरल फैक्टर भी था, एक इसका एक इकोनॉमिक कॉज भी था। तो ये होता है कॉजल प्लूरलिज्म। देन कंपैरेटिव एनालिसिस, तो उन्होंने अपने तीसरा जो था उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस का यूज़ किया, जो कि तीसरा साइंटिफिक मेथड था अपनी थ्योरी को समझाने के लिए। तो वो कंपेयर करते हैं एक को दूसरी चीज़ से। जैसे उन्होंने सोशलिज्म को कंपेयर किया था कैपिटलिज्म से, ठीक है। तो ये उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था अपनी काफ़ी सारी थ्योरीज में, कि एक थ्योरी को दूसरी थ्योरी से कंपेयर किया था। तो ये आपको ये 3 सिर्फ याद रखना है, एक्सप्लेनेशन याद मत रखना, इट्स ओके, बट ये याद रख लो कि आइडियल टाइप, कॉजल प्लूरलिज्म और कंपैरेटिव एनालिसिस। देन अब पढ़ते हैं इनकी फर्स्ट जो थ्योरी है, सोशल एक्शन थ्योरी। तो सोशल एक्शन थ्योरी में वो क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये क्या किसका है, सोशल एक्शन थ्योरी का पॉइंट है। तो हमारी फर्स्ट थ्योरी की तरफ हम आ चुके हैं, इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। एनी एक्शन इज सोशल इफ, तो वो बताते हैं 2 कंडीशन कि कोई भी एक्शन सोशल एक्शन तब होता है जब उसमें कोई मीनिंग अटैच्ड हो, व्हेन मीनिंग इज अटैच्ड टू इट बाय द एक्टर, ठीक है। इसके अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। इट इज़ कॉन्शियसली परफॉर्म्ड, ठीक है। हम आप उसको जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हम अपने पूरे होशो आवाज़ में वो परफॉर्म करते हैं, एंड हैव सम मोटिवेशन। और उसको उस एक्टिविटी को करने के पीछे हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन होती है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन है कि चलो मेरा भी रिविजन हो जाएगा साथ साथ और लोगों की हेल्प हो जाएगी।
तो ये मेरा मोटिवेशन फैक्टर आ जाएगा और मैं इसको कॉन्शियसली परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन इसमें मेरा कुछ ना कुछ मीनिंग अटैच होता है उस एक्टर में उस चीज़ को करने का। अब दूसरा समझते हैं, सोशल एक्शन इज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर। अब जो सोशल एक्शन होता है वो हमेशा दूसरों के लिए किया जाता है, तभी तो वो सोशल एक्शन कहलाएगा। अगर कोई एक्शन आप कर रहे हो और वो सिर्फ आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे, आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो सोशल एक्शन थोड़ी होगा, फिर तो वो सेल्फ एक्शन हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ जो आप एक्शन कर रहे हो वो हमेशा किसके लिए होगी, दूसरों के लिए होगी। जैसे कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपके लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और वो फिजिकली भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है वो चीज़ें, ठीक है। फिजिकली जैसे मैंने आपको मार दिया या कुछ, तो वो कि क्या है, जैसे एक मदर है, ठीक है, मदर ने अपने बच्चे को स्लैप कर दिया, तो वो हो सकता है उसकी भलाई के लिए किया हो, ठीक है, या फिर हग किया उसने, माँ ने अपने बच्चे को, ठीक है, गले से लगा लिया, तो वो फिजिकली एक्शन, सोशल एक्शन हो गया जो आपने दूसरों के लिए किया, उनको अच्छा फील कराने के लिए या उनको सुधारने के लिए, ठीक है। अब मेंटली क्या हो गया, मेंटली में उन्होंने एग्जाम्पल दिया रेडियो जॉकी का, ठीक है, जो रेडियो जॉकीज होते हैं जो रेडियो पे बोलते हैं, वो उनका भी एक्शन क्या है, कहीं ना कहीं हमारी तरफ ओरिएंटेड होता है, उसमें एक मीनिंग अटैच्ड होता है, ठीक है। जो भी वो बोलते हैं समझते हैं, हम उसको एक तरीके से इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इन्होंने जो दिया था अपनी बुक में, सोशल एक्शन वाली बुक थी इनकी, उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था ब्लिंक वर्सेस विंक का। जैसे आप अपनी आंखें झपकाते हो, राइट, बार बार अपनी आंखें झपकाते हो, और ये होता है एक तो आंखें झपकाना, जब तक आप अपनी आंखें झपका रहे हो नॉर्मली, तब तक तो कुछ लाइक लोगों को समझ जाएगा, क्योंकि वो एक क्या है, एक्शन है जो आप हमेशा करते हो। लेकिन आपने आंखें झपकाने की जगह आपने किसी को विंक कर दिया, मतलब आंख मार दिया आपने, ठीक है, वो लड़की आंख मारे बोलते हैं ना, सो आपने आंख मार दी किसी को, अपने फ्रेंड को, तो इसका मतलब क्या है, आप उसको प्ले अलोंग करने के लिए बोल रहे हो कि देख हम इससे पंगे ले रहे हैं, तू भी साथ में मिल जा। और आंख मारने से वो समझ के अच्छा ये मेरे को आंख मार रहा है, मतलब इशारा कर रहा है कि चलो मुझे भी प्ले अलोंग करना है, साथ में इससे पंगे लेने हैं। तो क्या हो गया, एक मीनिंग अटैच हो गया इस बात में कि आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने एक विंक किया यानी कि आंख मारी, और उससे एक मीनिंग अटैच हो गया कि क्या सामने वाले बंदे ने समझ लिया कि चलो मुझे अब ये चीज़ करनी है, या मेरे को ये इशारा दे रहा है कुछ करने के लिए। तो ये क्या होता है, मीनिंग अटैच टू इट। ये हर चीज़ के ऊपर एक मीनिंग अटैच होता है कुछ ना कुछ करने का। वही आंखें आप बंद कर रहे हो तब उस पर कोई मीनिंग नहीं है, विंक किया तो मीनिंग अटैच हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए थे, आई होप आपको समझ आ गया होगा सोशल एक्शन क्या होता है। तो दो पॉइंट्स, एक सोशल एक्शन वो एक्शन होता है जिसमें मीनिंग अटैच्ड हो, जो हम कॉन्शियसली परफॉर्म करें, मोटिवेशन मिले जिससे हमें, और दूसरा सोशल एक्शन वो होता है जो कि किसी दूसरे के लिए किया जाए, ठीक है। देन बात करते हैं, अब आ जाते हैं सोशल एक्शन की मेन थ्योरी पे। तो जो सोशल एक्शन है उस, ये उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसने कौन सी बुक में दी थी, तो इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। तो मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस में मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की बुक दी थी, मतलब सोशल एक्शन की थ्योरी दी थी, सॉरी, इस बुक में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस की मेथडोलॉजी और सोशल एक्शन आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि सोशल साइंस सोशल एक्शन, सोशल साइंस सोशल एक्शन, ठीक है। अब जो वेबर है उन्होंने जाल बुन लिया है, जैसे एक मकड़ी अपना वेब बनाती है ना, जाल बुनती है, तो उन्होंने जाल बुन लिया है और उन्होंने बोला है कि इस जाल में जितने भी मकड़ियाँ होंगी वो सब सोशल एक्शन परफॉर्म करेंगी, वो अकेले अपने अपने लिए काम नहीं करेंगी। अब एक मकड़ी जब जाला बुनती है तो वो अपने लिए नहीं बुनेगी, सबके लिए, साथ साथ उसकी वो दूसरों की भी हेल्प करेगी जाला बुनने में, ठीक है। अब एक मकड़ी ने अपने लिए जाला बुना, पर उसमें आके दूसरी मकड़ी भी रह सकती है। तो मैं ऐसे क्यों मकड़ी वाला एग्जांपल दे रही हूँ, ताकि आपको वेबर से वेब याद रहे, ये वेब की कहानी है, ठीक है। अब वेब से वेबसाइट भी हो सकता था www डॉट वाला, पर मुझे ये ज़्यादा सही लगा तो मैंने ऐसा बना दिया। तो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन टू एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट। तो जब ये सोशल एक्शन थ्योरी अपनी समझा रहे थे, तो सोशल एक्शन अब आपको समझ आ गया क्या होता है। तो उन्होंने सोशल एक्शन को समझाने के लिए एक इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग का यूज़ किया, कॉज और क्यों यूज़ किया, ताकि सोशल एक्शन को समझने के लिए हमें कॉज और इफेक्ट को समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ जो हुई वो क्यों हुई और कैसे हुई, और लोगों ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया। तो ये होता है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, उन्होंने यूज़ किया। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन के लिए या अपनी थ्योरी में इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग क्यों यूज़ की है, तो वो इसलिए यूज़ की है ताकि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझा सके।
अब उन्होंने सोशल एक्शन थ्योरी को समझाने के लिए उनसे पूछा गया कि हाउ टू स्टडी सोशल एक्शन। अब हम सोशल एक्शन को स्टडी कैसे करें, हमें समझ तो आ गया सोशल एक्शन क्या है, पर उसको समझे तो समझे कैसे। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया वर्डस्टेन का, जो कि एक PYQ भी है, काफी बार पूछा गया है कि वर्डस्टेन का कंसेप्ट किसका है। तो वर्डस्टेन का कंसेप्ट है हमारे मैक्स वेबर का। ठीक है, तो वर्डस्टेन का मतलब पहले मैं बता देती हूँ। तो वर्डस्टेन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंडिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंड करना चीज़ों को, कॉम्प्रिहेंडिंग का ही मतलब होता है अंडरस्टैंड करना चीज़ों को। तो ये इसके सिनोनियम्स है तीनों, कॉम्प्रिहेंडिंग बोल लो, अंडरस्टैंडिंग बोल लो या वर्डस्टेन बोल लो। तो उन्होंने अपने लैंग्वेज में दिया है वर्डस्टेन वर्ड। तो कॉम्प्रिहेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग या वर्डस्टेन। तो उन्होंने बोला कि सोशल एक्शन को समझने के लिए हमें चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना, इंटरप्रेट करना, समझना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये जो थ्योरी थी वो किससे इंस्पायर होकर दी, तो ये आपको एक बोनस फैक्ट में बता रही हूँ। कार्ल जैस्पर्स। कार्ल जैस्पर्स एक पर्सन थे जिन्होंने ऐसी कोई थ्योरी दी थी, और उन्हीं से वर्डस्टेन की थ्योरी इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी वर्डस्टेन की थ्योरी दी थी। तो कभी हो सकता है कि ओरिजिनल वर्क में आ जाए, अगर बहुत टफ क्वेश्चन बनाएंगे कि वर्डस्टेन किसका है, तो आपको कार्ल जैस्पर करना है, और अगर कार्ल जैस्पर नहीं है तो फिर मैक्स वेबर करना है कि उनसे इंस्पायर होकर ये दी थी। तो वैसे अगर वर्डस्टेन देखा जाए तो ये कार्ल जैस्पर का भी नहीं है। इन्होंने, ये जो वर्ड है जर्मन वर्ड है, और इनको ड्रॉयसन एक थिंकर थे, उन्होंने ये वर्ड दिया था। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि सोशल एक्शन थ्योरी वर्डस्टेन किसकी है, तो मैक्स वेबर की है। किससे इंस्पायर होकर दी, तो कार्ल जैस्पर से इंस्पायर होकर दी। वैसे है किसका, तो ड्रॉयसन का। तो ये मैंने आपको थोड़ा डेप्थ में बता दिया, थोड़ा मतलब वैसे PSI या सोशोलॉजी जिनका ऑप्शनल होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। बट हाँ, UGC नेट और PhD एंट्रेंस में इतना डेप्थ में नहीं आएगा, पर स्टिल। तो अब वर्डस्टेन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग इन अ डीप वे। ठीक है, बहुत चीज़ों को डीप में समझना एक तरीके से। ठीक है, सो अब इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ वर्डस्टेन दिए थे, ये और मैं थोड़ा डेप्थ में बता रही हूँ। तो एक्चुअल्स और एस्क्लेरेटिव्स। ठीक है, हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि पढ़ के सब जाते हैं, फैक्ट सब याद रख लेते हैं, पर आजकल आपको पता है एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। तो ऐसे स्टेटमेंट को टैकल करने के लिए आपको अगर उस मैक्स वेबर की थिंकिंग पता होगी, उसकी आइडियोलॉजी पता होगी, तो आप आराम से निकाल लोगे। चाहे हो सकता है कभी ना आए ये वाले टर्म्स, पर आपको ये टर्म्स समझ रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उनकी थिंकिंग समझ पाओ और आपके दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बैठ जाए। तो एक्चुअल्स, एक्चुअल्स जो एक जर्मन वर्ड है, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा, जिसका मतलब सिंपल सा इंग्लिश वर्ड होता है एक्चुअल। ठीक है, क्या होता है एक्चुअल। और एक्सक्लेरेट्स, एक्सक्लेरेट्स एक क्या है, सोशल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक्चुअल में यानी कि एक्चुअल्स में उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा हर कॉन्टेक्स्ट में सही रहती है, जैसे H2, 2 हाइड्रोजन के एटम्स जब एक ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O यानी कि वाटर। अब वो हम यहाँ पे अपने घर पे ही एक्सपेरिमेंट करें, दुनिया के कहीं पे भी जाकर आप एक्सपेरिमेंट कर लो, ये वो बनाएगा तो वाटर ही। तो उनको इन्होंने ऐसे बोला कि ये एक्चुअल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल्स है, कि जो हमेशा हर जगह सेम रहते हैं। तो ये होती है प्योर साइंस, जिसको हम नकार नहीं सकते। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड होते हैं एक्सक्लरेट्स, जो इनको उन्होंने बोला कि सोशल साइंस की, जिसमें हम प्रोसेस पता लगाते हैं कि ये बना कैसे, हाउ H2 इज, मतलब इसी का एग्जांपल अगर हम ले, हाउ H2O इज मेड। जब हम देखते हैं कि ये हमने बना लिया, ये हमारा एक्चुअल है, यानी कि एक्चुअल है, एक्चुअल साइंस है। वेयर जब हमने उसका प्रोसेस पता किया कि ये कैसे बना, ठीक है, तो वो प्रोसेस को जब हमने समझा, तो वो हमारा क्या है, वो प्रोसेस है एक्सक्लरेट्स। ठीक है, सो अब चलते हैं आगे और स्टेप्स ऑफ वर्डस्टेन समझते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्टेप्स समझ लो, आएंगे नहीं आएंगे आई डोंट नो, पर मेरा काम है सब कुछ पढ़ाना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन खराब ना जाए। तो स्टेप्स ऑफ वर्डस्टेन, तो वो बोलते हैं जब भी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होता है, डीप वे में समझना होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी चॉइस क्रिएट करते हो। कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे करियर चूज़ करने के लिए, पर आपने चूज़ किया IAS। ठीक है, तो आपने अपनी एक चॉइस बना ली। अब जब आपने वो चॉइस बनाई, तो उस चॉइस को लेते टाइम आपके ऊपर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी आए होंगे, कुछ पाबंदियां भी आई होंगी। लोगों ने बोला होगा कहाँ IAS में पढ़ रहा है, इतना कंपटीशन है, छोड़, दूसरा UGC नेट तो इजी ऑप्शन है, वो एक बार ही ट्राई कर ले, असिस्टेंट प्रोफेसर। पर उनको क्या पता है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी उतने ही धक्के हैं। या बहुत लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, जब भी आप अपना कोई चॉइस यूज़ करते हो तो अलग अलग चीज़ें आती हैं। या फिर अगर आपने आर्ट्स ले ली तो लोग बोलेंगे क्या आर्ट्स में तो कुछ नहीं रखा, साइंस और वो ले ले, डॉक्टर या इंजीनियर बन जा।
ठीक है, ऐसी ये की नौकरी लग जाएगी। सो ये होती है माइंडसेट के ऊपर लोगों का। तो कॉन्स्टेंट्स ऑफ एक्टर और ये समझ आया आपको। जब भी हमें चीज़ों को अच्छे से डीप वे में समझना है तो पहले हमें चॉइसेस को रिकंस्ट्रक्ट करना है और फिर उस एक्टर के ऊपर उस चॉइस की वजह से क्या कंस्ट्रेंट लगे उसको समझना है। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हम क्या करना है, एक बार हमने इन दो चीज़ों को समझ लिया तो अब आपको सेम वेवलेंथ पे आना है। मतलब कि आपको उसके साथ, जिस बंदे के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसका बिहेवियर समझो, ठीक है, और अपीयरेंस, मतलब हर चीज़ इसमें आ जाएगी कि आप उसको उसके साथ बेसिकली रिलेट कर पाओ। जब आप किसी रिलेशनशिप में भी जाते हो तो आपको बोला जाता है ना कि आप अपनी वेवलेंथ मैच करो, या फिर अपना पार्टनर चूज करते वक्त उसके साथ अपनी वेवलेंथ देख लो कि आप दोनों की थिंकिंग कितनी मैच होती है। तो जब आपकी थिंकिंग कितनी मैच होती है, आपका बिहेवियर, कम्युनिकेशन कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे जब आप सेम वेवलेंथ पे होगे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सेम वेवलेंथ पे आना, ताकि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके। थर्ड स्टेप होता है ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करना। इसमें वो बोलते हैं कि आपको, कि जब डिटैच्ड इंटरेस्ट की वो बात करते हैं। डिटैच इंटरेस्ट का मतलब क्या, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अब ये अपना इंटरेस्ट उसमें मत देखो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन में किसी भी एक्टर से आप बात कर रहे हो तो आपको उसके बेनिफिट के लिए सोचना है, तभी तो वो सोशल एक्शन होगा ना। तो आपको सिर्फ अपना बेनिफिट देख के उसकी बात नहीं सुननी या उस सिचुएशन में उसको एनालाइज नहीं करना। आपको एक ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करनी है, फैक्ट्स के बेसिस पे बात करनी है, ना कि अपना इंटरेस्ट देखना है, या आपको मतलब एक तरीके से बायसनेस नहीं लानी। अगर आप बिना बायस हुए उसके फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली आप समझोगे और अपना इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ उसके इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे, तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे। तो वर्डशेयर मतलब और अच्छे से उसको डीप में समझ पाओगे, जर्मन वर्ड है ये। फोर्थ, अंडरस्टैंड मीनिंग अटैच टू इट। और लास्ट में आपने वो उस पर मीनिंग अटैच करोगे अपना, कि अपने आप में अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटरप्रिटेशन लास्ट स्टेप में। जब हम चीज़ों को समझ लिया, सारे स्टेप फॉलो कर लिए, लेकिन हम जो समझना चाहते हैं हम समझेंगे वही। सही बात है कि नहीं? जो आपने इंटरप्रेट किया, हो सकता है मैंने भी ये 3 स्टेप फॉलो किए हो सेम सिचुएशन में, पर मेरा जो कंक्लूजन निकला हो या मेरा जो इंटरप्रिटेशन हो, नज़रिया हो, वो आपसे अलग हो, राइट। तो मीनिंग अटैच टू इट वाले मैंने जैसे विंक वर्सेस ब्लिंक बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, वो। देन टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के लिए। ये फैक्ट्स में से आते हैं, या फिर आपको ऑड वन आउट बोल देगा, या मैच द फॉलोइंग में काफ़ी बार पूछा गया है। इनके इवन कंसेप्ट भी पूछे गए हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका और इसका। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है TAWZ, वाज। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, या W की जगह अगर आप V भी लिखोगे तो सेम है, क्योंकि ये वैल्यू रैशनल भी होता है। और Z से मतलब Z पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारा क्या बोलते हैं, जब A से Z तक पहुंच गए तो Z पे क्या होता है, हमारा एंड हो जाता है, खत्म हो जाती है ना हमारी काउंटिंग, और काउंटिंग एरो अल्फाबेट्स खत्म हो जाते हैं Z पे। तो Z से मतलब कि ज्विक से एंड रैशनल। तो ये 3 तरीके के, उन्होंने 4 तरीके के बताए थे, सॉरी। वाज मतलब एक जो, अब मान के जो वेबर का जो वेब है ना, उसने उसका नाम त्वॉज रखा है। ये त्वॉज नाम का वेब है और इससे कोई बाहर नहीं जा सकता। तो ट्रेडिशनल एक्शन में हमारे आ जाते हैं, जैसे आप प्रीस्ट को देखते हो, तो आपने प्रीस्ट को देखा तो आप उसके सामने झुक जाते हो, या किसी पंडित को देखते हो तो उसके सामने आप झुक जाते हो ना, और उसको नमस्ते बोलते हो। या आप अपने टीचर को देखोगे, अपने गुरु को देखोगे तो उनको गुड मॉर्निंग विश करोगे या उनको नमस्ते बोलोगे। तो ये क्या है, हमारे ट्रेडिशनल एक्शन है, जो हम बिना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहते हैं, चाहे हमें वो कोई सिखाए या फिर ना सिखाए। तो उन्होंने ट्रेडिशनल एक्शन में जो एग्जाम्पल दिया था वो दिया था टचिंग द फीट ऑफ द प्रीस्ट। हम भी प्रीस्ट को देखते हैं तो उनके पैर छूते हैं, तो ये हमारा ट्रेडिशनल एक्शन है मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। और जो बाकी एग्जाम्पल्स मैंने बताया वो मैंने अपने आप से बताया। फिर अफेक्टिव एक्शन हमारा हमेशा होता है इमोशन से रिलेटेड। यहाँ पे अफेक्टिव का मतलब क्या है, इमोशंस। तो इमोशन रिलेटेड एक्शंस को हम इफेक्टिव एक्शन बोलते हैं, जो कि हर सिचुएशन में नहीं सही होते, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन तक ही सीमित होते हैं हमारे इफेक्टिव एक्शंस। अब हर सिचुएशन में आप अपने अलग अलग इमोशंस दिखाते हो ना, किसी इमोशन में एंगर, किसी सिचुएशन में आपको लव आता है, किसी के ऊपर प्यार आता है, किसी सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है, किसी सिचुएशन में आपको हेट्रेड हो जाती है सामने वाले बंदे के लिए, या किसी सिचुएशन में आपको फियर। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग इमोशंस हैं। जैसे कि एक मदर ने अपने बच्चे को मारा या उसको हग किया, तो उसके अलग अलग इमोशंस हो गए। तो ये होते हैं हमारे अफेक्टिव एक्शन, जो हमारे इमोशन के बेसिस पे होते हैं। तीसरा उन्होंने बोला कि जो तीसरा हमारा सोशल एक्शन होता है वो होता है वर्थ रैशनल। वर्थ रैशनल मतलब कि वैल्यू रैशनल। अब ये जर्मन वर्ड है वर्थ,
इसका मतलब होता है वैल्यू। हाँ, वर्थ, WERT से आपको याद रहेगी वर्थ, किसी की वर्थ कितनी है, तो मतलब किसी की पूछा जा रहा है वैल्यू कितनी है बेसिकली। तो ऐसे याद रखो, वर्थ मतलब वैल्यू। तो ये हो गया हमारा वैल्यू रैशनल। बोलते हैं कि एंड्स आर वैल्यू ड्रिवन, मतलब कि जो एंड्स है वो सोसाइटी के द्वारा वैल्यू किए जाते हैं, पर जो हमारे मीन्स है वो रैशनल होने चाहिए। मतलब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसका जो करने का वो है बीच में, जिस वे के थ्रू आप कर रहे हो वो ज़्यादा रैशनल होगा। अगर आपका वे रैशनल होगा तो आपके जो एंड्स है वो ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यूज ऐड हो ही जाएंगी। जैसे कि आप एक पुअर पीपल की हेल्प कर रहे हो, एक पुअर पर्सन है, आप उसको हेल्प कर रहे हो विद मनी, पैसा दिया आपने उसकी पुअर पर्सन को, बेगर को, और उसकी हेल्प करी। तो आपका जो मीन्स था, मतलब जो जरिया था, जिस जरिए से आपने हेल्प करी वो था आपका मनी। तो आप उस टाइम पे रैशनली बिहेव किया। अब हो सकता था कि अब आपका मीन्स रैशनल नहीं होता, क्या पता उस बंदे को उस टाइम पे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, उस बंदे को उस टाइम खाने की ज़रूरत थी, तो आपको उसको फूड देना चाहिए था। ऑल्दो वो इतना बीमार था कि वो खाना लेने उन पैसों से बाहर भी नहीं जा सकता था, तो उस टाइम उसकी नीड फूड थी। तो इसका मतलब आपका जो मीन्स था, मतलब आपकी मनी, जो आपका जरिया था उसको हेल्प करने का, वो आपकी मनी थी, या फूड भी हो सकता है। आपने मनी यूज़ किया लेकिन वो इरेशनल होगा क्योंकि उस टाइम उसको फूड की ज़रूरत थी, तो वो फूड इज़ अ रैशनल ऑब्जेक्ट देयर ऑल्सो। अगर हो सकता है किसी सिचुएशन में मनी एक रैशनल ऑब्जेक्ट हो। तो ये हो गया हमारा कि जो मीन्स जो है अगर वो रैशनल होंगे तो हमारी जो हेल्प है, हेल्प क्या है, हमारा एंड वैल्यू है कि हम उसकी हेल्प करना चाहते थे, तो वो हमारा हमेशा वैल्यू ड्रिवन होगा। या फिर जैसे आपने एक नदी में एक बंदा गिर गया, ठीक है, आपको उसको बचाना है। अब आपको स्विमिंग नहीं आती, तो क्या आप उसको कूदोगे बचाने के लिए? नहीं कूदोगे। ये एक रैशनल चीज़ है ना, यही तो आपका मीन्स क्या है, आपका रैशनल होगा ना, कि आपको खुद को स्विमिंग नहीं आती और आप उसको दूसरे को बचाने के लिए कूद पड़े, तो खुद भी डूबोगे और उसको भी ले डूबोगे। लेकिन कोई अगर इरेशनल बंदा है, उसको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन हाँ भाई उसमें बहुत एथिक्स और मोरल है, वो किसी को नहीं देख सकता, और उसको स्विमिंग नहीं आती, वो फिर भी कूद गया, ठीक है, उसको बचाने के लिए, तो उस केस में वो क्या होगा, उसके एंड्स तो वैल्यू ड्रिवन है, मतलब उसका जो सोचने का तरीका था कि हाँ भाई मेरे को बचाना है, वो वैल्यू ड्रिवन था, पर उसके मीन्स रैशनल नहीं थे। लास्ट है हमारा ज्वेक रैशनल। ज्वेक रैशनल मतलब मैंने आपको बताया एंड रैशनल, कि वो बोलते हैं आपके एंड और आपके मीन्स दोनों ही रैशनल होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो आप तरीका यूज़ कर रहे हो, जैसे आज आपको पढ़ाई करनी है तो आप अपनी बुक्स का यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो मेरे से या किसी और टीचर से, ठीक है, या फिर आपने गाइडेंस ली, स्मार्ट वर्क किया बेसिकली, तो वो आपका मीन्स है। तो एंड है आपका क्या अचीव करना, आपको IAS बनना है या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये आपका एंड है। तो ये आपके दोनों ही रैशनल होने चाहिए। अगर आपका मीन्स रैशनल होगा तो आपका एंड भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, रैशनल। सो मैंने इसको पूरा रब कर दिया है। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आता है, ये चारों पॉइंट मिलके बनाते हैं एक्चुअल एक्शन। एक्चुअल एक्शन की थ्योरी भी किसकी है, मैक्स वेबर की। कहाँ से आई थी ये, TWAS, TAWZ, जो मैंने बताया, TWAS वाले वेब से आई थी, जो वेब का नाम हमने क्या रखा है, TWAS, ठीक है। तो एक्चुअल एक्शन का मतलब क्या है, एक्चुअल एक्शन का मतलब है दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल फोर, 1 2 3 एंड 4, ये चारों मिलके बनाते हैं एक्चुअल एक्शन। कोई भी एक्शन आपका जो होगा वो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल एक्शन भी होगा, इफेक्टिव एक्शन भी होगा, क्योंकि आपने किसी को नमस्ते भी बोला है, पैर छुए, उस पर भी आपके इमोशंस है, तो वो ट्रेडिशनल भी है, इफेक्टिव भी है। प्लस आपका पैर छूना वो रैशनल भी है, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ हो सकता है अगर मैंने इसको, मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है, और आपका एंड भी रैशनल है, तो कि आपको उनसे आशीर्वाद मिलेगा तो आपका आगे चल के भला होगा, तो आपका एंड भी रैशनल है। मतलब जो आपके एक्चुअल एक्शन होते हैं वो चारों इन चीज़ों से मिलके बनते हैं, मतलब मिक्स ऑफ ऑल। और इसलिए उनका फेमस स्टेटमेंट भी है, वो जो बोलते हैं कलर इज अ मैक्सिम ऑफ बेसिक कलर्स, ठीक है, तो मतलब वो रेनबो बनाते हैं एक तरीके से, वो ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि सारे कलर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे एक्चुअल एक्शंस में। सो ये हो गया हमारा सोशल एक्शन ख़त्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी। तो आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी में पहले हम समझते हैं अथॉरिटी की डेफिनेशन, जो कि मैक्स वेबर जी ने दी थी। अब जो एक वेब बनाते हैं, ठीक है, मकड़ी वेब बनाती है, तो उसमें एक होती है मेन मकड़ी, ठीक है, जिसको हम क्वीन मकड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, जो सबकी क्या होती है, एक तरीके से उनकी लीडर होती है, राइट। तो वो, उसको हम बोलेंगे कि इस मकड़ी की अथॉरिटी है यहाँ पे, ठीक है।
हमें ऐसे याद रखना है कि जो मैक्स वेबर का वेब है उसमें जो सबसे बड़ी मकड़ी है, ठीक है, जिस मकड़ी के पास लेजिटिमेट पावर है वो उसी की अथॉरिटी मानी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं अब आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी की। ये तो हमारा थोड़ा इलॉजिकल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। ओके, तो अथॉरिटी इज द कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट वन डिसीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स विल, कि दूसरों की इच्छा को ध्यान में ना रखते हुए जब, मतलब दूसरों की इच्छा कुछ भी हो लेकिन जब हम अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। कि एक जिसमें कैपेसिटी हो, जो बंदा इतना कैपेबल है कि वो अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स विल। जैसे मोदी जी को डीमोनेटाइजेशन करना था तो उन्होंने किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि दूसरों की विल को भी देखो, उन्होंने ये सोचा कि चलो करप्शन खत्म हो जाएगा, राइट। या तो ये हो गया एक तरीके से क्या, अथॉरिटी। और उन्होंने हमेशा बोला मैक्स वेबर ने कि जो लेजिटिमेट पावर है उसी को हम अथॉरिटी मानेंगे, इलेजिटिमेट पावर को अथॉरिटी नहीं माना जाएगा। लेजिटिमेट आपको पता है लीगल पावर, यानी कि जो लोगों ने जिस बंदे को वहाँ पे इलेक्ट करके भेजा, ठीक है, वो लोगों की विल पे वो आया था, तो वो लेजिटिमेट पावर कहलाई जाएगी, ठीक है। और इलेजिटिमेट पावर की जैसे डिक्टेटरशिप है, हिटलर आ गया, बिना लोगों से परमिशन लिए, बिना इलेक्शन कराए सीधा बैठ गए, डिक्टेटरशिप में आ गए, ठीक है। वो इलेजिटिमेट पावर है, तो उसको पावर तो बोला जाएगा पर उसको अथॉरिटी नहीं बोला जाएगा। वेयरएज लेजिटिमेट पावर का कंसेप्ट जो है वो बोलते हैं कि लेजिटिमेट पावर इज अथॉरिटी। तो ये भी एक एजर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आया हुआ था मैक्स वेबर से कि मैक्स वेबर किस में मानते थे, तो वो लेजिटिमेट पावर को अथॉरिटी बोलते थे। और ये डेफिनेशन भी आप याद रखना अथॉरिटी की। 3 सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेट पावर। तो 3 सोर्सेज कौन से है लेजिटिमेट पावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट PYQ आ रखा है काफ़ी बार। ट्रेडिशनल वैल्यूज, करिज्मेटिक अथॉरिटी और रैशनल लीगल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल वैल्यूज वही हमारी जो बिलीव्स के बेसिस पे, हमारी वैल्यूज़ के बेसिस पे होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एल्डरली जो लोग होते हैं उनको आप नमस्ते बोलते हो, अपने गुरु जी को नमस्ते बोलते हो। प्रीस्ट आते हैं तो आप उनके फीट यानी कि उनके पैर छूते हो, तो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, ठीक है। ये तीन सोर्सेज है लेजिटिमेट पावर के, क्योंकि इनके पास जो पावर है, मतलब कि जो हमारे प्रीस्ट के पास जो पावर है वो क्या है, लेजिटिमेट पावर है, क्योंकि उसमें क्या है, एक ट्रेडिशनल वैल्यू है, ठीक है। लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तो वो उनकी लेजिटिमेट पावर है। दूसरा सोर्स लेजिटिमेट पावर का हो सकता है कि आपको लेजिटिमेट पावर मिल कैसे सकती है, कि लीगल पावर, अगर आपको अथॉरिटी चाहिए तो आपको लेजिटिमेट पावर चाहिए, तो कैसे मिलेगी, अगर आपकी एक करिज्मेटिक अथॉरिटी हो, आपका एक कैरिज्मा हो, आपके में एक लीडरशिप क्वालिटी हो, जैसे कि नेहरू जी थे, गांधी जी थे, और आज के टाइम पे हम बात सकते हैं मोदी जी को करिज्मेटिक अथॉरिटी के उस पर, कि उन्होंने लेजिटिमेट पावर का यूज़ किया है अपने करिश्मा के थ्रू, अपनी लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू, अपने इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे ये स्पीच देते थे बड़े बड़े लीडर, पहले के टाइम पे स्पीच देते थे तो वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी, उनके बोलने का तरीका इन्फ्लुएंस करता था, तो ये क्या है, इनकी करिश्मेटिक अथॉरिटी है। देन थर्ड हमारी रैशनल लीगल अथॉरिटी। रैशनल लीगल अथॉरिटी का मतलब है कि जैसे कि एक बॉस है, बॉस ने अपना काम लोगों में डिवाइड कर दिया कि एक इसके पास ये डिपार्टमेंट, एक के पास सोशल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक के पास सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक के पास HR डिपार्टमेंट होगा। फिर उनके अंदर भी हर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसकी भी एक अपनी टीम होगी, राइट। हर डिपार्टमेंट के हेड की भी अपनी एक टीम होगी। तो ये क्या है, रैशनल लीगल अथॉरिटी, मतलब आप अपना हायरार्की को एक तरीके से बता रहे हो। तो सिंपल से इसका मतलब है डिवाइड वर्क रैशनली। वर्क को, अपने काम को रैशनली डिवाइड करना ही हमारी रैशनल लीगल अथॉरिटी का पार्ट होता है। अब ये रैशनल लीगल अथॉरिटी का एग्जांपल उन्होंने दिया था ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, ये सारे क्या है, रैशनल लीगल अथॉरिटी का पार्ट है, क्योंकि अपने वर्क को रैशनली डिवाइड करते हैं। और लास्ट में ये बोलते हैं एक्चुअल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअल अथॉरिटी एक्चुअल एक्शन का, जैसे एक्चुअल एक्शन था वैसे एक्चुअल अथॉरिटी है, कि इन तीनों से मिलके बनता है एक्चुअल अथॉरिटी। कि जो अगर आपके पास कोई भी अथॉरिटी होती है तो उसमें आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी, करिज्मेटिक अथॉरिटी भी, और एक रैशनल लीगल अथॉरिटी, मिलके तीनों मिलके एक्चुअल अथॉरिटी को स्थापित करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, आइडियल टाइप फॉर 3 थिंग्स। तो अब वो बोलते हैं जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी सोशोलॉजी में जो मैं आइडियल टाइप्स बता रहा हूँ, मतलब आइडियल यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया आइडियाज से रिलेटेड, तो वो 3 चीज़ों पे बेस्ड है। 3 चीज़ें हैं उनके आइडियल टाइप्स में। पहला, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स हमारे हो गए सोशल एक्शंस, अथॉरिटी, ये सारी क्या चीज़ें हैं, इन सबको हम देख नहीं सकते पर ये उतनी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से हमारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं। सोशल एक्शन को देख सकते हो नहीं, अथॉरिटी को देख सकते हो नहीं, पर ये है तो इम्पॉर्टेंट ना।
दूसरा पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर, कि जैसे आपका इकोनॉमिक बिहेवियर, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये सारे बिहेवियर भी पे डिपेंड करते हैं हमारे आइडियाज़, तो इसलिए बोलते हैं आइडियल टाइप्स। ठीक है। तीसरा हिस्टोरिकल फिनोमिना, जैसे वो समझाना चाहते थे हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, तो उसमें वो बोलते हैं कि हाँ हिस्टोरिकल फिनोमिना भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, तो इस बेसिस को समझाने के लिए वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स और हिस्टोरिकल सिटीज़ का एग्जाम्पल देते हैं। तो अभी जब हम प्रोटेस्टेंट एथिक्स और कैपिटलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो आपको ये याद रखना है, जो हमारे आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं किससे डेवलप होते हैं, हिस्टोरिकल फिनोमिना से डेवलप होते हैं। तो आइडियल टाइप उन्होंने 3 बेसिस पे आइडियल टाइप बोला था अपनी थ्योरी को। आइडियल टाइप उन्होंने 3 बेसिस पे बोला, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स के बेसिस पे, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर के बेसिस पे और हिस्टोरिकल फिनोमिना के बेसिस पे। नेक्स्ट अब बात करते हैं आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, रट लो या समझ लो। प्योरेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लीगल अथॉरिटी, क्योंकि एजर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। तो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी में वो बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है सबसे प्योरेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लीगल अथॉरिटी। अगर अब मैंने आपको लीगल अथॉरिटी बता दिया, अथॉरिटी क्या होती है वो बता दिया, अब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि लीगल अथॉरिटी मतलब वही जो लेजिटिमेट पावर का कॉन्सेप्ट। और लेजिटिमेट पावर के 3 सोर्सेज होते हैं, कि आपको लेजिटिमेट पावर कैसे मिलती है, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, ये सब 3 चीज़ें बताई। तो लीगल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए सबसे प्योरेस्ट चीज़ है आपके पास ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से ही आप लीगल अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हो, या मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या लीगल अथॉरिटी का इस्तेमाल आप ब्यूरोक्रेसी के थ्रू कर सकते हो। तो ये प्योरेस्ट टाइप माना उन्होंने। और ब्यूरोक्रेसीज और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में उन्होंने डिफरेंस बताया, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट तो है ही इंपॉर्टेंट, ब्यूरोक्रेसीज आर द स्ट्रक्चर, कि जो ब्यूरोक्रेसीज होती हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं यानी कि हम जो आगे चल के अगर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं तो वो क्या है, एक पोजीशन है उन स्ट्रक्चर में, विद इन दो स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो अपनी अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये अलग अलग पोजीशंस होती हैं। और ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक तरीके से मान लो यूपीएससी, और यूपीएससी के अंदर इतने सारे आईपीएस ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो क्या है, हमारी अलग अलग पोजीशंस। देन पॉइंट 2, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स एंड स्पेसिफिक ट्रेट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स, मैंने आपको बता दिए थे पहले ही। तो वो बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें ये सोशल वर्ल्ड को समझना है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है, कि सोशल वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले। ठीक है, हमें उसके लिए, और एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए होंगे, जो कि, और ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स कौन होंगे, कौन, हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स है वो इनफिनाइट हो सकते हैं, हो सकता है कि एक ही चीज़ को समझने के इनफिनाइट तरीके हों, अनगिनत लाखों तरीके हों। जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी की कम से कम मान लो 1000 डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन हम सारी की सारी डेफिनेशन तो नहीं लेंगे ना, हमें सिर्फ उसमें से कुछ जो 2-3 इंपॉर्टेंट है, जो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा रही है, वो हमें लेनी होगी। तो हमें जब एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, पर हमें उसमें कुछ स्पेसिफिक ट्रेड ढूंढने हैं, तो इसी से आ जाता है हमारा स्पेसिफिक ट्रेड का कॉन्सेप्ट, जो कि वो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी में देते हैं, कि हर किसी में एक स्पेसिफिक ट्रेड होता है जो उसको दूसरों से यूनिक बताता है। अब जैसे ब्यूरोक्रेसी में हजारों तरीके की ब्यूरोक्रेसी की बात हो रखी है, लेकिन हमें सिर्फ 2-3 देखनी है, और उसमें से उनके भी स्पेसिफिक ट्रेड्स देखने हैं, कि इसमें अच्छा ये ब्यूरोक्रेसी में ये होता है, इस ब्यूरोक्रेसी में ये स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो भी हम ट्रेड सेलेक्ट करेंगे वो भी क्या है, पार्शियल रियलिटी है, वो भी पूरी तरीके से सच नहीं है। तो मैक्स वेबर अपने आप को ना एक बहुत डिफेंडिंग पोजीशन पे रखते हैं, और वो हर चीज़ को, सिर्फ इसमें नहीं, हर चीज़ को वो बोलते हैं कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है कि इसका एक्सेप्शन हो और वो आगे चल के क्या हो जाए, गलत साबित हो जाए। ठीक है, तो मैं जो भी बता रहा हूँ वो एक पार्शियल रियलिटी है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बेसिकली। तो वो ये कहना चाहते थे कि चाहे हमने अभी तक कितनी भी पिछली साइड्स में पढ़ा, तो उन्होंने किसी को भी 100% ट्रू नहीं बताया है, कि जो भी मैं दे रहा हूँ 100% ट्रू नहीं है, पार्शियल रियलिटी है हर चीज़। तो इसलिए उन्होंने बोलते हैं, जब वो स्पेसिफिक ट्रेड्स भी देते हैं तो ट्रेड्स भी जो है बहुत स्पेसिफिक होते हैं, कि आपने कुछ ट्रेड्स यूज़ कर लिए पर वो पार्शियल रियलिटी कहलाई जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेड्स हर जगह ही सही हों। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है, कि ये कोट या फिर ये डेफिनेशन किसकी है।
तो आइडियल टाइप्स आर लॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स एक्ट एज अ मेजरिंग रॉड्स। तो बोलते हैं जो आइडियल टाइप्स हैं, मतलब ये जो आइडियल टाइप्स हैं या हमारे आइडियाज़ हैं वो एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं। लॉजिकल कंस्ट्रक्ट मतलब जो लोगों ने उसको कंस्ट्रक्ट किया है मेरिट के बेसिस पे, हिरार्की के बेसिस पे, या यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है, ठीक है, कि एक बंदा है वो सेंटर में बैठ के कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जो कि हमने मेरिट के बेसिस या हिरार्की या यूनिटी ऑफ कमांड के बेसिस पे हमने वो आइडियाज़ को जनरेट किया। ठीक है, जो लोग मेरिट के बेसिस पे वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे या हायरार्की में जो सबसे ऊपर थे जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन था, तो वो उनके क्या, हमारे आइडियल टाइप्स क्या होते हैं, एक तरीके से लॉजिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, हायरार्की एक्सेट्रा। देन दे एक्ट एज अ मेजरिंग रॉड। अब ये जो लॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स हमने क्रिएट किए वो एक मेजरिंग रॉड्स की तरह है। मेजरिंग रॉड्स का मतलब कि कितने हद तक वो एप्लीकेबल है रियलिटी में। जो भी चीज़ें हमने, जो भी कॉन्सेप्ट्स लेकर आए वो रियलिटी में कितने हद तक एप्लीकेबल होंगे, वो होता है हमारा मेजरिंग रॉड्स का कॉन्सेप्ट। देन वर्कर इज अ कॉग इन ब्यूरोक्रेटिक मशीन। तो वर्कर जो है एक कॉग की तरह एक्ट करता है, ये भी PYQ है। तो जहाँ पे आपको कॉग वर्ड दिखे तो कॉग से आपको वेब याद रखना, वेबर, तो वेबर से आपको कॉग याद आना चाहिए। तो बोलते हैं जैसे एक ब्यूरोक्रेटिक मशीन है, जैसे एक मशीन में कॉग का जितना इंपॉर्टेंस होता है, अब कॉग आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो ये फोटो में, तो कॉग का जितना इंपॉर्टेंस होता है वैसे ही एक वर्कर का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है एक ब्यूरोक्रेसी में। वर्कर यानी कि जो ब्यूरोक्रेट है, ठीक है। और ब्यूरोक्रेटिक मशीन जो मैंने आपको बताया, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी हमारा क्या है, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। और उसमें वर्कर जो है एक कॉग की तरह काम करता है कि अगर वो नहीं काम करेगा तो पूरी मशीन भी हिल जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये PYQ में बहुत बार पूछा हुआ है कि वर्कर इज अ कॉग इन अ ब्यूरोक्रेटिक मशीन। अब आपको इसका मतलब भी समझ आ गया और आपको ये भी पता चल गया कि ये वेबर का कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ, द पैशन फॉर ब्यूरोक्रेट्स ड्राइव्स अस टू डिस्पेयर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उनकी ब्यूरोक्रेसी की पूरी थ्योरी का है, वो बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें एक टाइम के बाद डिसअपॉइंटमेंट जनरेट हो जाता है। डिस्पेयर मतलब डिसअपॉइंटमेंट। जहाँ पे भी मैं ये वर्ड यूज़ करूँ आपको ये वर्ड याद रखना है, डिसअपॉइंटमेंट। तो जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए में जो पैशन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद हम उससे डिसअपॉइंटेड फील करने लगते हैं। ये मैक्स वेबर बोलते थे। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ऑब्वियसली वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट है ही, जैसे एक मशीन में कॉक इंपॉर्टेंट है वैसी ब्यूरोक्रेसी भी इंपॉर्टेंट है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। ये एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, मतलब कि ऐसा पार्ट है जो हम सोसाइटी का, ऐसा पार्ट है ब्यूरोक्रेट्स जिसको हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको एज अ डिवाइस यूज़ करते हैं, नॉट एज अ रियलिटी। तो ये भी आप याद रखो कि वो बोलते हैं लॉजिकल कंस्ट्रक्ट जो मैंने आपको बताया ना, जैसे, तो हम इसको ब्यूरोक्रेट्स को एज अ डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, पर ये अपने आप में कोई ऐसा एज सच रियलिटी नहीं है। देन अब बात करते हैं, एक तरफ वो बोलते हैं सोशलिज्म, एक तरफ वो बोलते हैं कैपिटलिज्म। अपनी ब्यूरोक्रेसी जो, जब वो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, उसी में वो सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म समझाते हैं कि कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है, तो हमेशा कैपिटलिज्म को फेवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ, किससे रिलेट कर रहे हैं, मतलब ये कार्ल मार्क्स के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। और वो कार्ल मार्क्स के कुछ पॉइंट में साथ भी देते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा ना, वो वर्कर इज अ कॉग इन अ ब्यूरोक्रेटिक मशीन। तो वो क्या है, वो एक तरीके से कार्ल मार्क्स से ही तो रिलेट हो रहा है। जब मार्क्स ने भी तो ये सेम चीज़ बोली थी कि वर्कर जो है वो एलिनेट हो जाएगा अगर उसको एज अ मशीन यूज़ किया गया, ठीक है। उसमें एलिनेशन की भावना आ जाएगी कि आप एकदम वर्कर को सिर्फ एज मशीन ही काम करवा रहे हैं, आप उसके फीलिंग्स को नहीं सोच रहे। तो उसमें क्या होता है, एलिनेशन का कंसेप्ट आ जाता है कार्ल मार्क्स का। तो उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने वो ये लाइन बोली थी कि वर्कर इज अ कॉग इन दिस ब्यूरोक्रेटिक मशीन। तो मतलब आपको मैक्स वेबर को एक इमाइल दरकम के कंपैरिजन में पढ़ना है, एक कार्ल मैक्स के कंपैरिजन में पढ़ना है, और टालकट पार्सन के भी कंपैरिजन में पढ़ना है, क्योंकि टालकट जो पार्सन है उन्होंने भी सोशल एक्शन थ्योरी दी थी, जो हम आगे कभी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे क्या है, तो सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको बताया ना पिछला जो हमने स्लाइड ख़त्म किया, कि जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, डिसअपेयर आ जाता है ना, वो उनमें डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। तो उसी के कि कैसे आता है, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने ये दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट किया है। एक तरफ ये सोशलिज्म का मैंने बताया और एक तरफ कैपिटलिज्म का। तो इसको पढ़ के आपको समझ आएगा कि वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि सोशलिज्म को। वो बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है, यानी कि DOL मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। उसमें जो वर्कर्स के जो काम है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं अलग अलग में, और
जितना ज़्यादा आप काम को डिवाइड कर दोगे तो उससे ज़्यादा क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अब एक काम 3-4 काम एक ही बंदा कर रहा है तो वो इतना एफिशिएंटली नहीं होगा कि जितना वो अलग अलग काम है वो अलग अलग बंदे को दे दो तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे जो उस फील्ड में माहिर है। सही बात है। सो DOL यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर लेड टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म। जब कैपिटलिज्म होता है तो डिवीजन ऑफ लेबर होती है और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। वेयर एज जो सोशलिज्म है उसमें हमें प्रोफेशनल डेमोक्रेट्स लाने की ज़रूरत है अगर हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। कैपिटल सोशलिज्म में क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाता, सबको हम इक्वल मानते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलो, ये तो वो दो, तो हम इतना डिवीजन ऑफ लेबर पे फोकस नहीं करते। तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स आएगा यहाँ पे, डेमोक्रेट्स नहीं ब्यूरोक्रेट्स होंगे। जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है अगर सोशलिज्म में भी हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो। नेक्स्ट पॉइंट, ओनर्स आर नॉट ब्यूरोक्रेट्स इन कैपिटलिज्म। जो ओनर्स हैं वो अलग होते हैं और ओनर्स के नीचे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। तो वो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म इसलिए अच्छा है क्योंकि ओनर्स जो यहाँ पे होंगे वो अलग होंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे, इसलिए उनको डिस्पेयर फेम नहीं झेलना पड़ेगा, डिसअपेयर नहीं झेलना पड़ेगा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, तो ज़्यादा अच्छा रहता है ऐसी सोसाइटी। और सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स है वही डिसअपेयर फेस करेंगे, इसलिए कैपिटलिज्म में ये एक एडवांटेज है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड सोशलिज्म में जो है वो टॉप लेवल पे जो लीडर्स हैं जो चला रहे हैं वो भी ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। यहाँ पे ओनर्स भी ब्यूरोक्रेट्स हैं एक तरीके से, तो दोनों को ही डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ेगा। आप डिसअपॉइंटमेंट से बच ही नहीं सकते सोशलिज्म में तो इसलिए। तीसरा, क्रिएट लीडरशिप इन ब्यूरोक्रेटिक वर्ल्ड। अब वो बोलते हैं कि सोशलिज्म में जो ब्यूरोक्रेटिक वर्ल्ड होता है वहाँ पे हमें लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ती है। वेयरएज कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रिजर्व करके रखा जाता है, वहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में सोचा जाता है। तो एक तरीके से वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। ऑल्दो वो ये तो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर हाँ वो ये भी बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी दोनों में ही है, पर ज़्यादा एडवांटेज कैपिटलिज्म में है ब्यूरोक्रेसी के। अब ये कोई आपको आंसर राइटिंग में काम आ सकता है वैसे, पर फैक्ट्स के तौर पे देखा जाए या PYQs में तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। बस इतना याद रखो कि कोई स्टेटमेंट एजर्शन रीजनिंग में आपको आ जाए तो याद आ जाएगा कि हाँ ठीक है मेरे को कैपिटलिज्म सपोर्ट कर रहे हैं मैक्स वेबर। आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अब बोलते हैं स्मॉल होप टू एस्केप फ्रॉम डिसअपेयर। तो बोलते हैं कि एक मतलब वैसे तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद की किरण है कि हम डिसअपॉइंटमेंट से डिसपेयर से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? वो कहते हैं कुछ ऐसे प्रोफेशन है सोसाइटी में जैसे पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, कैपिटलिस्ट, जो कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बियॉन्ड है। ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है और इनके बाहर कुछ अलग प्रोफेशंस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, जो कि चाहे तो एक होप है कि वो डिसपेयर से बच सकते हैं क्योंकि फिर वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं होंगे। अब ये नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट कर दिया तो आप खुद ही डिसअपॉइंटेड हो गए होगे कि यार ब्यूरोक्रेट्स बनने के बाद हमें इतना डिसअपॉइंटमेंट फेस करना क्यों पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स के बाद अब इतना डिसअपॉइंटमेंट फेस करना क्यों पड़ेगा। तो आई थॉट मैंने एक स्लाइड बनाई थी पर वो यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहीं बता देती हूँ आपको कि ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं। एक तरीके से उनको कंटिन्यूसली एक जो ऑफिशियल एक्शन उनको मिलता है या ऑफिशियल फंक्शन होता है उनका कुछ काम करने का कि आपको ये पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है, तो उनका एक ऑफिशियल फंक्शन होता है हर ब्यूरोक्रेट का, तो उनको वो कंटिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ता है और एक टाइम के बाद वो थोड़ा टायर्ड भी फील करने लगते हैं उस चीज़ को लेकर। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि उनको कंपल्शन होता है कि वो जॉब उनको करनी ही करनी है, कि अगर आपको कोई ऊपर से ऑर्डर आया है ब्यूरोक्रेट को और तो वो उसको करना ही पड़ेगा चाहे उसका मन हो या ना हो, ठीक है, कंपल्शन होता है। और दूसरा उनको सुटेबल ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि पूरा आप एकदम से तो ऐसे फील्ड वर्क के लिए नहीं जा सकते ना, IAS बनते ही तो ट्रेनिंग होती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन उनको दिया जाता है, बंदूक चलाना सिखाया जाता है, वेपन्स चलाना सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक डिस्पेयर का कारण हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। अब जो पैशनेट है इन सब चीज़ों को लेकर वो उनको बनना ही इसलिए था तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसअपेयर आ जाता है। कैसे डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है कि जैसे स्टाफ के पास जो स्टाफ है ब्यूरोक्रेट्स का नॉट ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टाफ यानी कि ब्यूरोक्रेट्स ही वो स्टाफ बोलते हैं कि उनके पास ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो है नहीं, खुद का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, कि वो खुद का चलाने का तरीका नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो एक बना बनाया सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का उसको वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, उस सिस्टम को वो यूज़ कर रहे हैं, खुद कोई सिस्टम नहीं क्रिएट कर रहे। तो भी ये भी एक डिस्पेयर हो सकता है। प्लस वो अपने जो सिस्टम है उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते,
सिर्फ उनको जो काम दिया गया है उनको हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के ही रहना पड़ेगा और अपनी पर्सनल लाइफ उससे बहुत अलग रखनी पड़ेगी। प्लस यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म होता है, करप्शन होता है, ठीक है। रेड टेपिज्म मतलब जो फाइल्स है बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती हैं एक के बाद एक, कभी ये फाइल यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, और फिर कहीं जाके उनका डिसीजन मिलता है उनको, या कहीं जाके उनको परमिशन मिलती है, तो ये भी डिस्पेयर हो सकता है। उसके अलावा आई होप आप मेरी वर्ड्स पे ध्यान दो, चाहे आपको राइटिंग नहीं समझ आ रही, गुच्चड़ मुच्चड़ लग रहा है, बट फोकस ऑन माई वर्ड्स, क्लोज योर आइज एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग कि क्यों डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, राइट। देन जैसे कि आपको एक ऑर्डर आया ऊपर से, ठीक है, तो आपको अपने एक पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमेशा। आपको जैसे एक बोला गया है कि जिसके पास जो बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को राशन मिलेगा, और उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, कम से कम आधार कार्ड तो होना चाहिए, कि तभी आप उनको वो राशन दे सकते हो। बीपीएल का के पास आईडी कार्ड होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए कि वो बीपीएल से बिलोंग करते हैं। अब आपको एक औरत दिखी, बुढ़ी औरत, उसके पास ना आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, पर वो शक्ल से लग रही था कि बहुत भूखी है बेचारी, ठीक है, उसको खाने को बहुत दिन से कुछ नहीं मिला और बहुत भूखी है। तो आप एज अ जब ब्यूरोक्रेट आएगा तो आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि यार इसके पास आईडी कार्ड नहीं है तो मैं इसको खाना नहीं दूंगा। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग आप सोचोगे यार ये तो सच्ची में भूखी लग रही है, मेरे को नहीं लगता है कि मजाक झूठ बोलेगी या कुछ, तो मुझे इसे खाना दे देना चाहिए। तो जब आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे, चाहते हुए भी आप मदद नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आप रूल से बाउंड हो, ठीक है। तो आपको क्या होगा? डिस्पेयर यानी कि डिसअपॉइंटमेंट फील होगा एक पॉइंट के बाद। तो ये हो गया, चलो इसको रब कर लेते हैं एक बार। तो ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया बुढ़ी औरत वाला, पर ये और भी अलग अलग हो सकता है कि आपको पता ही होगा कि कहाँ कहाँ रूल्स फॉलो होते हैं और हमको लगता है कि यार ये रूल्स क्यों हैं, इससे अच्छा हम अपने तरीके से काम करते हैं तो बेटर होता। तो ये अब आते हैं नए टॉपिक पे, हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, फेमस वर्क, फेमस कॉन्सेप्ट बाय मैक्स वेबर। इससे पीवाईक्यू आया ही आया है, बहुत बार आया है कि ये किसकी बुक है या ये किसका कॉन्सेप्ट है। तो प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट यानी कि प्रोटेस्टेंटिज्म का जो कंसेप्ट था उन्होंने वो, उसको हम कैल्विनिज्म भी बोलते हैं। कैल्विनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जॉन कैल्विन नाम के एक पर्सन थे, उनसे ये कॉन्सेप्ट लिया गया था। और उस टाइम पे प्रोटेस्टेंटिज्म, यहाँ पे आपको पता है पहले कैथोलिक का बहुत दबदबा था, ठीक है, तो कैथोलिक चर्च वगैरह ये सब हुआ करते थे, क्रिश्चियनिटी अपने पीक पे थी उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा था, ठीक है। जो प्रीस्ट थे अपने आप को क्या बोलते थे कि हम मेडिएटर ऑफ गॉड हैं, ठीक है, और हम जो होगा आप यहाँ पे पैसे चढ़ाओ, हमें ये यहाँ पे ये गिफ्ट करो, तो बहुत सारी डिमांड्स होती है, आपको पता ही है। सो यहाँ पे इस सब चीज़ों की वजह से करप्शन बढ़ता जा रहा था कैथोलिक्स के अमंग। तो वो एक चीज़ नोटिस करते हैं मैक्स वेबर, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं कि प्रोटेस्टेंटिज्म जब से आया है, कैथोलिज्म और ये सब, करप्शन बढ़ गया है, तो ऐसा। और फिर वो ये भी देखते हैं कि जो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट हैं वो प्रोटेस्टेंट्स हैं। ज़्यादातर जो मेजर कैपिटलिस्ट उनको दिखेंगे, जो रिच क्लास पीपल उनको सोसाइटी में दिख रहे थे ना, वो ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट ही थे। तो उन्होंने ये सोचने की कोशिश करी कि ये जो कैपिटलिस्ट है, जो लोग रिच होते जा रहे हैं और वो प्रोटेस्टेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या कोई कोरिलेशन है, आपस में इसका कोई संबंध है कि रिच होना, कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट होना और प्रोटेस्टेंट होना? ऐसे भी लोग थे जो कैपिटलिस्ट, जो प्रोटेस्टेंट थे पर कैपिटलिस्ट नहीं थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग कैपिटलिस्ट जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे। अब आपको पता है ये प्रोटेस्टेंट कौन से लोग होते हैं? प्रोटेस्टेंट ऐसे लोग होते हैं जो कि बाइबल वगैरह में मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं 16th सेंचुरी में, और वो कैथोलिक चर्च में रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, पर वो कहीं ना कहीं करप्शन भी कर रहे थे और वो उसके थ्रू रिच होते जा रहे थे। तो यही सब बातें वो कॉरिलेशन पता लगाने की कोशिश करते हैं, और इसी बात का आंसर देने के लिए कि कैपिटलिज्म और प्रोटेस्टेंट में क्या कोरिलेशन है, आपस में क्या संबंध है, उसी के लिए पूरी की पूरी बुक और कंसेप्ट देते हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि अभी हम समझेंगे। तो आइडियल टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट, सबसे पहले वो बताते हैं कि एक आइडियल टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट कौन होता है, ठीक है। अब आप इसमें ही आपको साथ साथ में कोरिलेशन भी समझाती जाऊंगी। तो आइडियल टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म में वो पहला बोलते हैं ओन ग्लोरी, कि आपको यहाँ पे गॉड ने अपनी ग्लोरी के लिए, अपने मतलब आपको ग्लोरी मतलब पता है ना कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को अप्रिशिएट कराने के लिए गॉड ने वर्ल्ड को क्रिएट किया था। जैसे कि बाइबल भी आप अगर आपने कभी पढ़े होगी तो गॉड हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर हिज ओन ग्लोरी। तो वो बोलते हैं कि गॉड ने अपनी ग्लोरी के लिए वर्ल्ड को क्रिएट किया है, तो स्टॉप मेकिंग प्रीस्ट एज अ मेडिएटर। तो
तो अब प्रीस्ट को पैसे चढ़ाना, ये सब उनकी इच्छाएं पूरी करना, उसको एज अ गॉड का मेडिएटर मानना बंद करो। ये आपको सिर्फ बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं कि हम गॉड के मेडिएटर हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉड ने ये वर्ल्ड क्रिएट किया है अपनी ग्लोरी के लिए, और आप गॉड को ना मान के आप प्रीस्ट को बहुत मतलब महत्व दे रहे हो, उनकी बड़ाई कर रहे हो बेसिकली। तो ये बोलते हैं कि पहला आपको समझ आ गया ओन ग्लोरी का मतलब इनका क्या था। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडिस्टिनेशन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडिस्टिनेशन वो बोलते हैं कि प्रोटेस्टेंट का जो आइडियल टाइप है, यानी कि जो उनके आइडियाज हैं वो दूसरे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडिस्टाइंड है। मतलब कि जो सब है वो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी किस्मत में क्या होना है आगे, पहले क्या हुआ, वो पहले से सब लिखा हुआ था, ठीक है। और आपको ऐसा एक थ्योरी क्रिएट कर दी थी उन्होंने लोगों के मन में कि जो कैपिटलिस्ट होंगे ना, जो प्रोटेस्टेंट होंगे, जो ज़्यादा रिच होंगे, वो ही लोग ऐसे होंगे जो कि हेवन के लिए चूज किए जाएंगे, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये जब कोई बंदा ऐसी बात सुनेगा तो जो मिडिल क्लास है या जो पुअर पीपल हैं वो भी तो कहने की कोशिश करेंगे ना कि हम कैसे रिच हो जाए, या फिर उनको एक तरीके का डिस्पेयर आ जाएगा कि यार सिर्फ ये तो किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ। प्रीडेस्टाइन का जो डॉक्ट्रिन है या जो आइडिया है वो प्रोटेस्टेंट ने दे दिया था कि जो लोग कैपिटलिस्ट होंगे उन्हीं को हेवन रिसीव होगा, और जो रिच होंगे वो ही स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तो बाकी लोग जो है डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं इस बात को सुन के कि जब सब पहले से ही लिखा हुआ है और प्री डिस्टाइंड है तो हम हार्डवर्क क्यों करें, हम अपनी अपनी पोजीशन में जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। फिर आता है एस्टिसिज्म। एस्टिसिज्म आपको पता है जो कि सब त्याग व्याग के संन्यास लेते हैं, भिक्षु होते हैं, जैसे बुद्धिज्म में आपने भिक्षुनी ये सब पढ़े होंगे, तो ये होता है। तो एस्टिसिज्म में क्या होता है कि एस्टिसिज्म में सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है टू रिसीव ग्लोरी ऑफ गॉड। तो वो गॉड को पाने के लिए भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, एक सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। कौन? प्रोटेस्टेंट। तो ये होते हैं आइडियल टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट, ऐसा देखते थे वो। फिर नोशन ऑफ कॉलिंग। तो नोशन ऑफ कॉलिंग में क्या था कि अब यहाँ पे कॉलिंग मतलब ये नहीं कि आप किसी को फ़ोन करके कॉल कर रहे हो। कॉलिंग का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ ग्रेट कॉलिंग फॉर टीचिंग, या फिर विराट कोहली सेड कि जैसे भी इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फिर विराट कोहली हैज़ कॉलिंग फॉर क्रिकेट, कि उसके क्या है, क्रिकेट को लेकर बहुत पैशनेट है। कॉलिंग यानी कि यहाँ पे पैशन, कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है। तो आई हैव अ कॉलिंग फॉर टीचिंग, मेरे को कॉलिंग है, मेरे को टीचिंग करना अच्छा लगता है, मैं पैशनेट हूँ, मोटिवेटेड हूँ उसके लिए। विराट कोहली को कॉलिंग है क्रिकेट की, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जितने भी वर्क्स होते हैं वो सैक्रेड होते हैं और उसको हमें डिवोशन के साथ करना चाहिए। ऑल वर्क्स आर सैक्रेड एंड शुड बी डू विद डिवोशन, ये होनी चाहिए आपकी कॉलिंग का कॉन्सेप्ट था कि आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे ये टीचिंग भी है या क्रिकेट भी है, तो आपको पूरे डिवोशन के साथ करना है। उसमें आपको एक सैक्रेड फीलिंग होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर, पवित्रता एक तरीके से, कि टीचिंग भी एक मेरी क्या है, एक पूजा है, मैं इसको पढ़ा रही हूँ वैसा। तब आप साथ साथ ये कंपेयर भी करते जाओ कि कैसे को रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, कैसे कैपिटलिज्म जो है साथ साथ बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ अपनी बड़ाई कर रहे थे प्रीस्ट, तो बाकी लोग जो थे फिर वो गॉड्स के एकदम मतलब ऐसा हो गया था कि गॉड को ज़्यादा ना मान के प्रीस्ट को ज़्यादा मानने लग गए थे। तो जब वो प्रीस्ट को ज़्यादा मानने लगेंगे तो क्या करेंगे, उनको चढ़ावा देंगे, पैसे चढ़ाएंगे और बाकी सारी चीज़ें उनको चढ़ाएंगे। तो ऐसा क्या होगा, धीरे धीरे कैपिटलिस्ट जो है या जो प्रोटेस्टेंट है वो रिच होते जाएंगे, और जैसे जैसे वो रिच होते जाएंगे तो कैपिटलिज्म बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो कि ज़्यादातर कैपिटलिस्ट जो थे प्रोटेस्टेंट ही क्यों थे, क्योंकि वो प्रीस्ट थे, वो कैथोलिक चर्च से बिलोंग करते थे, वो पैसा चढ़ाओ, ये करो वो करो, तो उससे वो कैपिटलिस्ट बनते गए। और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, जो किस्मत में सब पहले से लिखा हुआ है। तो जब किस्मत में जब पहले से सब लिखा हुआ है तो लोगों में एक टेंशन क्रिएट हो गई उस चीज़ों को लेकर, फिर उसको वो उनको ज़्यादा मानने लगे, तो वो ऐसे वो कैपिटलिस्ट बन गए। एस्टिसिज्म, जैसे अपने पे नहीं खर्चना, ठीक है। तो कुछ लोग जो थे एस्टिसिज्म उन्होंने फॉलो कर लिया कि वो अपने पे ना खर्चते नहीं थे, क्योंकि जो एस्टिसिज्म में बिलीव करते हैं भिक्षु भिक्षुनी, वो अपने आप पे ना खर्च के वो क्या करते थे, री इन्वेस्ट करते थे चीज़ों में, या वो दूसरों के लिए मतलब करते थे बेसिकली। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोसाइटी में उन्होंने प्रीस्ट के कहने पर भिक्खूस भिक्खुनी एस्टिसिज्म अडॉप्ट कर लिया। अब जो भिक्खू भिक्खुनीज होते हैं वो एकदम क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, तो वो अपना जो बचा कुचा जो भी कमाते हैं वो री इन्वेस्ट कर देते हैं। री इन्वेस्ट भी क्या करते हैं, चर्च वगैरह में, ठीक है। तो वो सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल
नहीं होते, और जो सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल नहीं थे उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया प्रोटेस्टेंट्स में, कैपिटलिज्म में, और तो इसलिए वो कैपिटलिज्म जो था बढ़ता चला गया। वैसे ही नोशन ऑफ कॉलिंग, तो नोशन ऑफ कॉलिंग में उन्होंने बोला वर्क इज़ वर्शिप, ठीक है, जो आपका काम है वही आपकी वर्शिप है, वही आपकी पूजा है, आपको उसको हर चीज़ को हर दिन उसकी पूजा करनी है क्योंकि उससे आप कमा रहे हो, राइट। तो नोशन ऑफ कॉलिंग में वर्क इज़ वर्शिप का कॉन्सेप्ट कि सिर्फ मजदूरों की तरह काम करते रहो करते रहो करते रहो और बिना दूसरों के बारे में सोचे, तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स क्रिएट हो गए। तो कैपिटलिज्म जो था वो बढ़ गया, कैसे? क्योंकि हम सेल्फ इंटरेस्टेड हो गए ना, लोग जो प्रोटेस्टेंट थे वो सेल्फ इंटरेस्टेड हो गए, वो सिर्फ काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं सिर्फ, और दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। प्रीस्ट का काम क्या है? दूसरों की भलाई भी करना, उनके दुख दर्द दूर करना, अगर आप एज ए मेडिएटर हो, लेकिन वो सिर्फ उसको कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, सेल्फ इंटरेस्टेड होकर देख रहे थे, तो उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था। इसलिए जब उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो उनको रियलाइज़ हुआ कि या मैं अब समझ आया कि ज़्यादातर जो प्रोटेस्टेंट है वो कैपिटलिस्ट क्यों हैं, ठीक है। वैसे ही अब बात करते हैं आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म की। पूरा कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ये सिर्फ एक छोटा सा आपको पॉइंट है अलग से समझाने के लिए कि आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म में उन्होंने किस चीज़ को स्टडी किया। इन्होंने ये 4 पॉइंट स्टडी किए और इससे पहले जो 4 पॉइंट थे उनको स्टडी किया, प्रोटेस्टेंट के 4 पॉइंट्स को, और दोनों में कंपेयर किया था। कंपेयर कैसे किया मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया। और अब कैपिटलिज्म में उन्होंने क्या क्या बोला कि उन्होंने बोला वेल्थ, जो वेल्थ है वो इंजॉयमेंट के लिए नहीं होता, ठीक है। वो बोलते हैं कि वेल्थ इज़ नॉट फॉर इंजॉयमेंट बट इट इज़ फॉर क्रिएटिंग मोर वेल्थ। तो कैपिटलिज्म कैसे क्रिएट हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट थे वो ये सोचते थे कि हमने हमारे पास पैसा आ रहा है ना, उससे हम इंजॉय नहीं करेंगे पर उसी से हम और पैसा बनाएंगे, मतलब पैसे से पैसा बनाएंगे। इंडिविजुअलिज्म में वही मैंने आपको बताया, सेल्फ इंटरेस्टेड हो गए, उन्होंने हार्डवर्क, और जब इंडिविजुअलिज्म आया, जब वो सेल्फ इंटरेस्टेड हो गए तो उन्होंने और हार्डवर्क करना शुरू किया, वो और इनोवेशन लाना शुरू किया कि कैसे हम और पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मतलब जब कैपिटलिज्म आ जाता है ना तो आप हार्डवर्क करते हो, इनोवेशन करते हो, लेकिन सब खुद के लिए, सिर्फ वेल्थ पाने के लिए, प्रॉफिट। तब उन्होंने के पता चला कि हमारे पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा प्रॉफिट का अगर हम ऐसे लाइफ जीते हैं। तो एक कैपिटलिज्म के आइडियाज़ में क्या क्या आइडियाज़ आते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड एक्सेस हो प्रॉफिट का, ठीक है। हम एक रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क क्रिएट कर लें, ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर लें कि आपके पास सिर्फ पैसा ही पैसा आता रहे, तो बहुत मतलब वैसा हो जाता है लालची टाइप्स। एथिक्स, तो एथिक्स को में वो बोलते हैं, जो कैपिटलिज्म का एथिक्स है वो कहता है टाइम इज़ मनी एंड वर्क इज़ वर्शिप। ये क्या है? एथिक्स है, किनका? कैपिटलिस्ट का, ठीक है। सो मैंने तभी उसका बुक का नाम भी ये था, एथिक्स ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाली, ठीक है, एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अब स्पिरिट का मतलब क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। तो टाइम इज़ मनी एंड वर्क इज़ वर्शिप, तो और वर्कर मीन्स टू एन एंड, वर्कर इज़ अ मीन्स टू एन एंड। तो जिस एंड पे हम पहुंचना चाहते हैं वर्कर उसके लिए क्या है? एक सिर्फ एक मीन्स है, एक जरिया है हमारे एंड तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए ये उनके 3 एथिक्स थे। अब हमेशा पैसा ही बारे में सोचते थे, वर्क को ही वर्शिप करते थे। वर्क इज़ वर्शिप मैंने आपको समझा दिया कि सिर्फ काम के बारे में सोचना और दूसरों के बारे में ना सोचना। और वर्कर को भी जो आप अपॉइंट कर रहे हो सिर्फ उसको आप जरिया देख रहे हो एज अ एंड अचीव करने के लिए, आप उसके लिए कुछ खुद नहीं कर रहे, आप उसको एज अ मशीन ट्रीट कर रहे हो कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ बंधुआ मजदूरी की तरह करता जा। जैसे कि बुर्जुआ जीज थे वो प्लोरिट्रेट को कैसे ट्रीट करते थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंशनड है। अब कंपैरिजन की बात करते हैं। तो कंपैरिजन में स्पिरिट की बात मैंने आपको बताई, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो वो बोलते हैं कि जो हिंदुइज्म है वो आइडियल टाइप नहीं है मेरे लिए, क्योंकि उसमें स्पिरिट मिसिंग है। स्पिरिट मतलब वो जुनून, वो पैशन किसी चीज़ को अचीव करने का। जैसे जो कैपिटलिस्ट में वो पैशन था ना कि हमें ये चाहिए, पैसा तो चाहिए तो चाहिए, लेकिन हिंदुइज्म में वो स्पिरिट नहीं है, ऐसा मैक्स वेबर का कहना है, मेरा नहीं कहना। तो वो क्या बोलते थे कि जो हिंदुइज्म है ना उसमें स्पिरिट मिसिंग है। क्यों? क्योंकि वो एक साइक्लिक कर्मा थ्योरी में बिलीव करता है कि जो होगा आपके कर्मों में लिखा है और आपको उसको यहीं भुगतना है। तो उसके लिए उस कर्मों को चेंज करने के लिए वो कुछ करते नहीं है, तो उनमें इतना जुनून नहीं है कि उसमें एक वो स्पिरिट यहाँ पे वो नहीं है कि आत्मा वगैरह, स्पिरिट मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए जो हिंदुइज्म है वो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं है बेसिकली, या आइडियल टाइप ऑफ सोसाइटी नहीं है। दूसरा वो कहते हैं जूस। तो जूस भी वो बोलते हैं कि जूस भी तो थे, वो भी तो रिच थे, उनमें स्पिरिट थी, पर वो क्यों कैपिटलिस्ट क्यों नहीं हो पाए? फिर बहुत सारे जूस जो थे वो कैपिटलिज्म का पार्ट नहीं थे या वो कैपिटलिस्ट नहीं थे, तो उसको वो आइडियल टाइप तो बोलते हैं कि हाँ उनमें जुनून था कुछ करने का, स्पिरिट थी कि हमें
कुछ करना है लाइफ में, उनके एक पैशन था, पर वो कभी कैपिटलिस्ट नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास मटेरियल नहीं था। मटेरियलिस्टिक चॉइस मतलब यहाँ पे राइट गाइडेंस से है उनका मतलब, मटेरियल यानी कि राइट गाइडेंस। वो करने की चाह तो थी, पर उनके पास कोई राइट गाइडेंस नहीं था कि वो करे तो करे कैसे, कैसे वो कैपिटलिस्ट बन पाए। ठीक है, तो उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, बोलते ना सिस्टम। तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट ऐसे लोग थे जो कि मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग मोस्ट आइडियल टाइप माने जाते हैं, कि उनमें एक स्पिरिट भी था, कुछ करने की इच्छा भी थी, प्लस उनके पास एक राइट गाइडेंस भी था, एक सिस्टम था उनके पास जिसके थ्रू वो इस्तेमाल करके वो कैपिटलिस्ट बन सके। सिस्टम क्या था? वही प्रीस्ट का और उनकी एक आइडियोलॉजी जो मैंने आपको पीछे बताया। तो उसमें स्पिरिट भी है और मटेरियल भी है, दोनों चीज़ें थी उनके पास, इसलिए जो प्रोटेस्टेंट थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए, जूस नहीं हो पाए, और हिंदुज़म में तो स्पिरिट ही मिसिंग थी। तो अब याद करते हैं कि करके इनकी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स याद कर लेते हैं। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मैक्स वेबर की बुक है। तो आपको याद रखना है कि जैसे आपने वेब क्रिएट किया, आप अब कैपिटलिज्म के जाल में फंस चुके हो। एक बार आप इस सिस्टम में घुस गए तो आपको सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ये पूरा आप जाल बन जाएगा आपका चारों तरफ। जैसे कि बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, जैसे एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, बुरे सेंस में मत लेना, नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक एग्जांपल है कैपिटलिज्म का, कि एक वो एक जाल क्रिएट कर लेते हैं आपके आसपास कि आपको करना है तो फिर करना ही है आपको, क्योंकि आपके नीचे एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। अब आप उनको पूरी टीम को संभालना है, जो कि एक अच्छा भी है, थोड़े बुरे कंटेक्स्ट में भी हो सकता है। तो वैसे मान के चलो कि मैक्स वेबर का जो वेब है वो एक कैपिटलिज्म का वेब बन चुका है। वो जाल में फंसा लिया मकड़ी ने आपको, कैपिटलिज्म ने अपने जाल में फंसा लिया, और आपके उसकी वजह से सारे जो प्रोटेस्टेंट के एथिक्स है वो खत्म हो चुके हैं। दूसरा, इकोनॉमी इन सोसाइटी। तो अब जहाँ पे कैपिटलिज्म की बात हो रही है, वेब है, ठीक है, तो वहाँ पे कैपिटलिज्म की बात हो रही है तो इकोनॉमी की भी बात होगी। तो इकोनॉमी इन सोसाइटी भी हो गई किनकी बुक? मैक्स वेबर की। तो ऐसे कहानी के थ्रू आप याद रखते जाओ साथ साथ। सोशियोलॉजी एंड रिलीजन इन इंडिया, तो ये भी इनकी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। ये जो स्टार्टिंग की 5 बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा PYQs में आई है, तो आपको ये 5 बुक तो रट के जानी ही जानी है। सोशियोलॉजी एंड रिलीजन इन इंडिया, अब आपको पता है कि मैक्स वेबर सोशियोलॉजी के थिंकर है, इमाइल दरखाइम भी है, पर आपको जहाँ पे सोशियोलॉजी और रिलीजन एक साथ वर्ड यूज हो जाए, कि रिलीजन क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट की बात करते हैं, तो वो अपने जाल में, सोशियोलॉजी के जाल में रिलीजन को फंसा लेते हैं, ऐसे याद रखो। तो और यहाँ पे वो भी किसी बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जो मैंने आपको हिंदुज्म वाला एग्जांपल बताया। तो सोशियोलॉजी एंड रिलीजन इन इंडिया, मैक्स वेबर की बुक। फोर्थ, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैक्स वेबर की बुक है। तो जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी आपको याद रखना है, इसके लिए कोई ट्रिक बनी नहीं है एज सच, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। प्लस फिफ्थ, पॉलिटिक्स एज वोकेशन, जो कि हमने वोकेशन क्या होता है, एक्सपर्टीज ट्रेनिंग, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में, अभी स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले बता दिया था। तो पॉलिटिक्स एज वोकेशन, तो ये भी इनकी बुक है। लास्ट, ये बाकी की 5 बुक आप देख सकते हो। रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ इंडिया, जिसमें वो हिंदुज्म की बात करते हैं। जुडाइज्म, जिसमें वो जूइस की बात करते हैं कि उनके पास स्पिरिट था पर मटेरियल नहीं था। स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ साइंस एंड मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, जिसमें उन्होंने सोशल एक्शन का बताया था, सोशल एक्शन के बारे में बताया था। तो मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस भी इनकी बुक है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और मेरी इलॉजिकल ट्रिक्स अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, और प्लस चैनल के जो इस डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मेरे चैनल का लिंक जो है, जो मैं अपने दूसरे चैनल पे पढ़ाती हूँ, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे आके भी मेरे से पढ़ सकते हो। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स से याद कराई हुई हैं, और सब कुछ मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मेरी 1 मिनट प्लेलिस्ट है शॉर्ट्स की, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने ट्रिक्स से याद कराए हैं, तो वो भी देख सकते हो। प्लस IAS मैराथन को सपोर्ट करो, सागर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी एक और मैम है वो भी पढ़ा रही हैं, सो आप उनके लेक्चर्स भी जाके देखो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।